जय भीम साथियों। भारतीय संसद के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो न केवल सदन की कार्यवाही को प्रभावित करते हैं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को झकझोर कर रख देते हैं। 10 दिसंबर 2025 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसा ही एक यादगार और विवादास्पद क्षण सामने आया जब नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने स्पीकर की कुर्सी पर बैठे ए राजा के साथ खुले तौर पर भिड़ंत की। यह कोई सामान्य बहस या नियमित हंगामा नहीं था। यह दलित बहुजन समाज की लंबे समय से सुलग रही पीड़ा का एक जोरदार विस्फोट था जो सदन के फर्श पर आकर फूट पड़ा। चंद्रशेखर ने न केवल निर्धारित समय सीमा का विरोध किया बल्कि चुनावी सुधारों के नाम पर लाए जा रहे प्रस्तावित सिंगल आइडेंटिटी रिफॉर्म SAR को दलितों, पिछड़ों और गरीबों के मताधिकार पर सीधा हमला बताया। उनकी आवाज में गुस्सा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा थी एक अटूट दृढ़ता। वह दृढ़ता जो दशकों के अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। और हां, कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखना न भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घटना को पूरी तरह समझने के लिए हमें चंद्रशेखर आजाद रावण की पूरी यात्रा पर नजर डालनी होगी। यह यात्रा किसी सामान्य राजनीतिक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे युवा की कहानी है जो जातिगत भेदभाव की आग में तपा भीम आर्मी जैसे संगठन से निकला और आज संसद में दलित अस्मिता की सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरा है। चंद्रशेखर का जन्म दिसंबर 1984 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घडकौली गांव में एक साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनका परिवार जाटव समुदाय से था जो परंपरागत रूप से चमड़े का काम करता रहा है। बचपन से ही उन्हें जाति के आधार पर अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में शिक्षक अक्सर अनदेखा करते, सहपाठी ताने मारते, लेकिन चंद्रशेखर में कुछ अलग था। वह चुप नहीं बैठते थे। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने दयानंद इंटर कॉलेज से पूरी की और फिर कानून की डिग्री हासिल की। इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा पढ़कर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने समाज के लिए कुछ करना है। 2014 में सहारनपुर और आसपास के इलाकों में दलित छात्रों और युवाओं के साथ हो रहे भेदभाव को देखते हुए चंद्रशेखर ने भीम आर्मी की नींव रखी। शुरुआत में यह एक छोटा सा संगठन था जो दलित बच्चों को मुफ्त कोचिंग और किताबें मुहैया कराता था। लेकिन 2017 का सहारनपुर दंगा सब कुछ बदल गया। मई 2017 में ठाकुर समुदाय और दलितों के बीच हुए संघर्ष में दलित बस्तियों पर हमला हुआ, घर जलाए गए। भीम आर्मी ने इसका पुरजोर विरोध किया। चंद्रशेखर ने सड़कों पर उतरकर दलितों को एकजुट किया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आने पर उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लाखों दलित युवा उन्हें अपना नायक मानने लगे। इसी दौरान उन्होंने रावण उपनाम जोड़ा, एक प्रतीकात्मक विद्रोह। रामायण के रावण को उन्होंने एक विद्वान, शक्तिशाली और अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले चरित्र के रूप में पेश किया, न कि सिर्फ खलनायक के रूप में। भीम आर्मी धीरे धीरे एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बन गया। 2018 से 19 में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जातिगत हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुए। चंद्रशेखर पर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हर बार जेल से बाहर आने पर उनका कद और बड़ा होता गया। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। नाम ही अपने आप में संदेश था, कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि जीत नहीं मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना आरक्षित सीट से उन्होंने शानदार जीत हासिल की। बसपा के गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर चंद्रशेखर की जीत ने साबित कर दिया कि दलित वोट बैंक में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। संसद पहुंचते ही चंद्रशेखर ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। वे सूट बूट में नहीं बल्कि नीले सूट और अंबेडकर की तस्वीर वाली पेन के साथ सदन में आते हैं। उनकी पहली बड़ी स्पीच मानसून सत्र 2024 में ही हुई, जब उन्होंने आरक्षण और दलित अत्याचारों पर बोलते हुए सदन को स्तब्ध कर दिया। लेकिन असली तूफान 2025 के शीतकालीन सत्र में आया। 10 दिसंबर 2025 को चुनावी सुधारों पर चर्चा चल रही थी।
सरकार ने सिंगल आइडेंटिटी रिफॉर्म का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत वोटर आईडी को आधार और अन्य दस्तावेजों से पूरी तरह लिंक करने की बात थी। चंद्रशेखर को बोलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वे एसआईआर के खिलाफ बोलने लगे, स्पीकर ए राजा ने समय सीमा का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। चंद्रशेखर भड़क उठे। उन्होंने माइक पर चिल्लाते हुए कहा, यह लोकतंत्र है या तानाशाही? दलितों को बोलने का भी हक नहीं? ये एसआईआर सुधार नहीं, दलितों पिछड़ों को वोट देने से रोकने की साजिश है। सदन में खामोशी छा गई। फिर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसद तालियां बजाने लगे, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। चंद्रशेखर ने आगे कहा, मैं यहां बाबा साहेब का सपना पूरा करने आया हूं, न कि आपकी समय सीमा में बंधने। गरीबों के पास आधार नहीं, दस्तावेज नहीं, आप उन्हें वोट से वंचित करना चाहते हैं। यह क्षण सिर्फ एक सांसद का गुस्सा नहीं था, यह उस पूरी पीढ़ी का गुस्सा था जो सदियों से दबाई जाती रही है। चंद्रशेखर जानते थे कि उनकी यह बगावत सदन की मर्यादा के खिलाफ मानी जाएगी, लेकिन उनके लिए दलित अस्मिता उस मर्यादा से ऊपर थी। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। लाखों लोग इसे देख रहे थे, शेयर कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें नायक बता रहे थे, तो कुछ संसदीय गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला। चंद्रशेखर की यह लड़ाई नई नहीं है। सहारनपुर से शुरू होकर दिल्ली की संसद तक पहुंची उनकी यात्रा संघर्षों से भरी पड़ी है। वे जानते हैं कि सत्ता के गलियारों में दलित आवाज को दबाने की कोशिश हमेशा होती रही है, लेकिन वे चुप नहीं बैठते। यही वजह है कि आज वे सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि एक आंदोलन के चेहरे बन चुके हैं। यह तूफान अभी थमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। 10 दिसंबर 2025 की उस घटना के बाद लोकसभा का शीतकालीन सत्र तो आगे बढ़ गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का स्पीकर पर भड़कना देश की राजनीति में एक लंबी लहर बनकर फैल गया। यह कोई स्थानीय या क्षणिक हंगामा नहीं रहा। कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन गया और राजनीतिक दलों ने इसे अपने अपने तरीके से हथियार बना लिया। एक तरफ दलित बहुजन समाज में इसे सदियों की दबी हुई चीख का प्रतिबिंब माना गया, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन और उनके समर्थकों ने इसे संसदीय मर्यादा पर हमला करार दिया। इस घटना ने न केवल सदन के अंदर की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि बाहर की सड़कों, सोशल मीडिया और आम जनमानस तक में एक गहरा ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। सबसे पहले विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई और वह बेहद तीव्र थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट किया, लोकसभा में दलित सांसद की आवाज दबाई जा रही है क्योंकि वह गरीबों और हाशिए के लोगों की बात कर रहे हैं। एसआईआर जैसी नीतियां लोकतंत्र पर हमला है। हर सांसद को बोलने का पूरा अधिकार है। राहुल का यह बयान सिर्फ समर्थन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक कदम था। कांग्रेस लंबे समय से दलित वोट बैंक में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, और चंद्रशेखर की यह बगावत उसके लिए सुनहरा मौका थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, स्पीकर का व्यवहार पक्षपाती था। दलित और पिछड़े सांसदों को जानबूझकर कम समय दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा गठबंधन अब और मजबूत होगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने शुरू में चुप्पी साधी रखी, लेकिन दबाव बढ़ने पर उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, दलित सांसदों के साथ सदन में भेदभाव पुरानी प्रवृत्ति है। मैंने भी इसका सामना किया है, लेकिन संसद को हंगामे का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। मायावती का यह बयान दोधारी था। एक तरफ उन्होंने चंद्रशेखर के मुद्दे का समर्थन किया, दूसरी तरफ उनकी आक्रामक शैली पर अप्रत्यक्ष रूप से उंगली उठाई। यह बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता को फिर से उजागर करता है। अन्य विपक्षी दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, हालांकि स्पीकर उनकी पार्टी से थे, और वामपंथी दलों ने भी चंद्रशेखर के पक्ष में बयान दिए। तृणमूल की ममता बनर्जी ने कहा, दलितों की आवाज दबाने की कोशिश केंद्र सरकार की पुरानी आदत है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया इसके ठीक उलट थी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चंद्रशेखर आजाद युवा हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन संसद के नियम सभी पर लागू होते हैं। समय सीमा का पालन न करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। एसआईआर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का सुधार है, कोई साजिश नहीं। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे विक्टिम कार्ड खेलना करार दिया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे सदन में ड्रामा कर रहे हैं। स्पीकर ने सिर्फ नियम का पालन किया। स्पीकर ए राजा ने खुद सदन में स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी की आवाज दबाने का नहीं था, बल्कि कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का था। डीएमके ने भी अपने नेता का बचाव किया और कहा कि यह व्यक्तिगत नहीं,
नियमों का मामला है। मीडिया की भूमिका इस पूरे प्रकरण में बेहद महत्वपूर्ण रही। हिंदी न्यूज चैनल्स ने इसे खूब उछाला। आज तक ने हेडलाइन चलाई, लोकसभा में भड़के चंद्रशेखर आजाद, स्पीकर से सीधी भिड़ंत। इंडिया टीवी ने इसे दलित गुस्सा या संसदीय अराजकता जैसे शीर्षक से कवर किया। एनडीटीवी और दी वायर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने चंद्रशेखर के पक्ष में गहराई से विश्लेषण पेश किया और एसआईआर की खामियों पर सवाल उठाए। अंग्रेजी अखबारों में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने संपादकीय लिखे कि दलित 3 प्रतिनिधित्व को सदन में कितना स्थान मिलता है। दूसरी तरफ कुछ चैनल्स और अखबारों ने चंद्रशेखर की आक्रामकता पर सवाल उठाए और इसे गुंडागर्दी तक कहा। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग लग गई। चंद्रशेखर आजाद, दलित वॉइस, सेव डेमोक्रेसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। दलित युवाओं ने चंद्रशेखर के वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह हमारी आवाज है, सदियों से दबाई जा रही है, अब और नहीं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में छोटे छोटे प्रदर्शन शुरू कर दिए। सहारनपुर, लखनऊ, दिल्ली में दलित संगठनों ने स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने चंद्रशेखर की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाए। कई मीम्स बने जहां उन्हें अनुशासनहीन दिखाया गया। भाजपा आईटी सेल ने भी काउंटर नैरेटिव चलाया कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता। यह ध्रुवीकरण सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा, समाज के विभिन्न वर्गों में भी इसने बहस छेड़ दी। दलित बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट्स ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। कई लोगों ने आंबेडकर और कांशीराम के समय की याद दिलाई जब उनकी आवाजों को भी दबाने की कोशिश हुई थी। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा, खासकर शहरी क्षेत्रों में, ने संसदीय मर्यादा की बात की। उनके लिए सदन में इस तरह चिल्लाना अस्वीकार्य था। कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं बढ़ीं तो संसद की साख पर असर पड़ेगा। चंद्रशेखर ने खुद इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी नहीं साधी। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर दलितों की बात करना गुनाह है तो मैं बार बार करूंगा। एसआईआर गरीबों को वोट से वंचित करने की साजिश है। आधार कार्ड नहीं है तो वोट कैसे देंगे? यह बाबा साहेब के संविधान पर हमला है। उन्होंने स्पीकर से माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से ऐसा करेंगे। यह पूरा प्रकरण चंद्रशेखर की राजनीतिक रणनीति को भी उजागर करता है। वे जानबूझकर भावनात्मक और आक्रामक शैली अपनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनकी बात आम दलित तक पहुंचती है। सदन का फ्लोर उनके लिए सिर्फ विधायी मंच नहीं, बल्कि एक बड़ा स्टेज है जहां वे अपने समाज की पीड़ा को देश के सामने रखते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या यह शैली लंबे समय तक प्रभावी रहेगी? क्या इससे वास्तविक नीतिगत बदलाव आएंगे या सिर्फ ध्रुवीकरण बढ़ेगा? चंद्रशेखर आजाद रावण का वह संसदीय विस्फोट अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यह कोई क्षणिक हंगामा नहीं था जो सदन की कार्यवाही के साथ ही खत्म हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय लोकतंत्र के कई मूलभूत सवालों को फिर से खोल दिया। क्या संसद की मर्यादा व्यक्तिगत और सामाजिक अभिव्यक्ति से ऊपर है? क्या चुनावी सुधारों के नाम पर लाई जा रही नीतियां वास्तव में समावेशी हैं या वे हाशिए के समुदायों को और किनारे धकेल रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर जैसे युवा और आक्रामक दलित नेता पुरानी दलित राजनीति को नया जीवन दे पाएंगे या वे अनजाने में समाज को और विभाजित कर देंगे? इस घटना के प्रभाव अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि भारतीय राजनीति, खासकर दलित बहुजन राजनीति, एक नए मोड़ पर खड़ी है। इस घटना का सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव दलित सशक्तिकरण पर पड़ा है। चंद्रशेखर आजाद की आवाज ने लाखों दलित युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया। सोशल मीडिया पर हजारों युवा अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। कैसे उन्हें आधार कार्ड बनवाने में परेशानी हुई, कैसे वोटर लिस्ट से नाम कट गया, कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर एसआईआर के खतरों को समझा रहे हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। कई दलित बुद्धिजीवियों ने इसे दूसरा पूना पैक्ट जैसा क्षण बताया है, वह क्षण जब दलित समाज अपनी अस्मिता के लिए फिर से खड़ा हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया कि दलित राजनीति अब सिर्फ मायावती या बसपा तक सीमित नहीं है। एक नई पीढ़ी तैयार है जो न केवल वोट मांगती है बल्कि सड़क से संसद तक लड़ती है। लेकिन यह सशक्तिकरण दोधारी तलवार भी है। चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक शैली ने दलित समाज को एकजुट तो किया, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या यह आक्रामकता लंबे समय में फायदेमंद रहेगी। कई वरिष्ठ दलित नेता और विश्लेषक चिंता जता रहे हैं कि अगर हर मुद्दे पर सदन में हंगामा और टकराव हुआ तो विपक्ष की विश्वसनीयता कम हो सकती है।
संसद में नीतिगत बदलाव के लिए गठबंधन और बातचीत जरूरी होती है और लगातार टकराव से चंद्रशेखर खुद को अलग थलग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ दलित वोट ही नहीं, पिछड़े और मुस्लिम वोट भी चाहिए। उनकी यह शैली पिछड़े वर्गों को आकर्षित करेगी या दूर करेगी, यह देखना बाकी है। चुनावी सुधारों, खासकर SIR पर इस घटना का गहरा असर पड़ा है। सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कई विपक्षी दलों ने अब खुलकर SIR का विरोध शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधार लिंक्ड वोटर ID से ग्रामीण गरीब, प्रवासी मजदूर और दलित पिछड़े समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। कई राज्यों में पहले से ही आधार की अनिवार्यता को लेकर कोर्ट में मामले चल रहे हैं। चंद्रशेखर की स्पीच ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया। अब सरकार को या तो इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ेगा या इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। यह एक तरह से चंद्रशेखर की जीत है। उन्होंने एक तकनीकी सुधार को सामाजिक न्याय के बड़े सवाल से जोड़ दिया। संसदीय लोकतंत्र की सेहत पर भी इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। स्पीकर की भूमिका पर बहस छिड़ गई है। क्या स्पीकर वाकई निष्पक्ष हैं? ए राजा के साथ यह टकराव पहला नहीं था। पहले भी कई विपक्षी सांसदों ने समय सीमा और माइक बंद करने की शिकायत की है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का तर्क है कि अगर हर सांसद नियम तोड़ेगा तो सदन कैसे चलेगा। पिछले कुछ वर्षों में संसद में हंगामे की घटनाएं बढ़ी हैं। कागज फेंकना, नारे लगाना, वेल में आना। चंद्रशेखर की यह घटना उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कई लोग चिंता जता रहे हैं कि अगर यही चलता रहा तो संसद की साख जनता के बीच कम होगी। लोग संसद को कानून बनाने का स्थान मानते हैं, न कि ड्रामा और टकराव का। समाज में ध्रुवीकरण का असर भी साफ दिख रहा है। एक तरफ दलित समाज में चंद्रशेखर आजाद को हीरो का दर्जा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ शहरी मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अनुशासनहीन और आक्रामक बता रहा है। यह वर्ग विभाजन भारतीय समाज की पुरानी बीमारी है। ऊपरी जातियों के कुछ लोग इसे दलित आक्रामकता कहकर खारिज कर रहे हैं, जबकि दलित इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। यह ध्रुवीकरण अगर और बढ़ा तो सामाजिक सद्भाव पर असर पड़ेगा। भविष्य की ओर देखें तो चंद्रशेखर आजाद रावण के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें अपनी आक्रामकता को रचनात्मकता में बदलना होगा। सिर्फ विरोध से नहीं, बल्कि वैकल्पिक प्रस्ताव देकर वे अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। दलित मुस्लिम पिछड़ा गठबंधन बनाने की उनकी कोशिश सराहनीय है, लेकिन इसके लिए उन्हें मायावती और अखिलेश जैसे नेताओं से समझौता करना पड़ सकता है। साथ ही 10 दिसंबर की यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक है। यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों की आवाज का सम्मान भी है। चंद्रशेखर आजाद की यह बगावत चाहे जितनी विवादास्पद हो, लेकिन यह साबित करती है कि बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान अभी जिंदा है। दलित समाज की यह नई पीढ़ी चुप नहीं बैठेगी। वह लड़ेगी, बोलेगी और अपना हक लेगी। यह तूफान थमा नहीं है, यह तो अब नई दिशा में बह रहा है। आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि भारतीय लोकतंत्र कितना समावेशी और मजबूत बनता है। चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि एक युग की शुरुआत है। वह युग जहां दलित अस्मिता न केवल जीवित है, बल्कि सशक्त और मुखर भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।